रेलवे स्टेशन पर दो फौजी बहुओं का गरीब ससुराल। मेरे लाख मना करने के बाद ये दोनों लड़कियां आज फिर चली गई सड़क पर दौड़ने। लोग देख रहे होंगे, आ जाने दो इन्हें, इनकी खबर लेती हूँ। गोमती दरवाजे पर बैठी हुई थी, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी। तभी उसकी दोनों बेटियां अपूर्वा वसुधा सड़कों में से दौड़ कर आती हैं। वसुधा दीदी, माँ तो दरवाजे पर बैठी है, अब घर के अंदर कैसे जाएंगी? डर मत अपूर्वा, चलना। दोनों के आते ही गोमती उन्हें बहुत सुनाती है। तुम्हें मना किया था ना मैंने, ऐसे तो इस गरीबी में जीना दुर्भर है। पहले ही ऊपर से तुम दोनों क्यों अपने पिता की इज्जत खराब करने पर तुली हो? इतने में शंकर भी आ जाते हैं। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम दोनों क्या चाहती हो? बाबा, आप जानते तो हैं, हम दोनों बहनें फौजी बनना चाहती हैं और इस देश की सेवा करना चाहती हैं। मतलब तुम दोनों ने ठान ली है अपने बूढ़े माँ बाप को तंग करने की। देखो, या तो तुम फौजी बनने का जुनून छोड़ दो, या कहो तो हम जहर पीकर सो जाते हैं, क्योंकि अब लोगों के ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। शंकर के बोलने का तरीका भले कड़वा था, लेकिन ये समाज और दुनिया की सच्चाई है, जहाँ गरीब परिवार में पैदा हुई लड़कियों के जवान होते ही जमाने वाले सवाल खड़ा करने लगते हैं। शंकर को भी लोगों के ताने झेलने पड़ रहे थे, इसलिए हर बार ही गरीब घराने की बेटियों को अपने सपनों का गला घोटना पड़ता है। उन दोनों के साथ भी यही होता। डबडबाई आंखों से वसुधा कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आपको हमारी शादी कर देने से बोझ उतरता हुआ दिखता है तो हम शादी के लिए तैयार हैं। अगले ही दिन राधे श्याम जानकी अपने दोनों बेटे संभव, दीपेंद्र और बेटी पारुल के साथ थोड़ी सी मिठाई फल लेकर लड़की देखने आते हैं, जहां शंकर लड़के वालों का स्वागत करता है। आइए आइए भाई साहब, बहन जी पधारिए, आप सबका स्वागत है। जी धन्यवाद, ये हमारी तरफ से थोड़े से फल और मिठाई लीजिए। दोनों सबको नाश्ता पानी करवाते हैं। तब होने वाली सास जानकी कहती है, बेटियां तो बड़ी सुंदर सुंदर है आपकी। बेटी, कोई भी सपना हो तो खुलकर बता देना। जी वो माँ जी, हम दोनों दरअसल इन्हें थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई मेहंदी का शौक है, बस और कुछ नहीं। अपनी माँ के झूठ बोलने पर दोनों अपने सपने को दिल में दबा लेती हैं। थोड़े दिन में शादी करके अपूर्वा वसुधा ससुराल आ जाती हैं, जो कि पुरखों का बनाया हुआ पुश्तैनी मकान था। सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर अपने फौजी बनने का सपना टूटने का गम था। दोनों अपने मध्यम वर्गीय ससुराल में ढल गईं। अब 15 अगस्त आने वाला था। भाभी, मेरे स्कूल में 15 अगस्त का प्रोग्राम है और मुझे बॉर्डर पर लड़ने वाली फौजियों के विषय में भाषण देना है। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूंगी। आओ मेरे साथ। भाभी, ये किताबें किसकी हैं? ये हम दोनों की किताबें हैं ननन जी। दरअसल हम दोनों फौज में जाना चाहते थे, पर फिर हमारी शादी हो गई। ये सुनकर ननद को दुख लगता है और वो अपने माता पिता और दोनों भाइयों को इस बारे में बताती है। दीपेंद्र, वैभव, बहू ने इस बारे में तुम्हें तो बताया होगा। नहीं माँ, अपूर्वा ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, और ना वसुधा ने मुझे इस बारे में बताया। अब मुझे समझ आया कि जब हम लड़की देखने गए थे तभी ये दोनों कुछ कहना चाहती थी, पर समधन जी ने रोक दिया। कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बात गई, लेकिन अब हम दोनों बहुओं को फौजी बनाएंगे। पर जानकी, हम सबके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? पिताजी ठीक कह रहे हैं माँ, हम नौकरी से जो भी कमा कर लाते हैं वो तो खाने में ही चला जाता है। हमारे पास कोई बचत खाता भी नहीं है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, जरूरत पड़ी तो घर बेच देंगे। माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? घर बेच देंगे तो जाएंगे कहाँ हम लोग? पता है संभव, घर चला जाएगा तो फिर बन जाएगा, लेकिन सपना टूटने की कीमत बड़ी होती है बेटा। जानकी की बात जितनी भावनात्मक थी उतनी सच भी थी। जानकी अपनी बहुओं को फौजी बनाने के लिए मंजूरी देती है। अब दोनों रोज घर से रेलवे स्टेशन तक दौड़ लगाती और रात रात भर जाकर परीक्षा की तैयारी करती हैं, जिसमें दोनों अच्छी रैंक से पास होती हैं। माँ जी, बाबू जी, हमने फौजी की परीक्षा पास कर ली है। हमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, पर क्या बहू, बोलना। भर्ती के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। कोई नहीं, हो जाएगा, तुम जाने की तैयारी करो। बहुओं को बोल तो दिया, मगर 5 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? ये लो जी, मेरे गहने हैं, इन्हें बेच दो। इतने में 5 लाख रुपए नहीं बनेंगे। पिताजी, ये लीजिए, ये मेरे गहने, सोने के झुमके और पायल, इसे भी बेच दीजिए। लेकिन बिटिया, ये गहने तेरी शादी के लिए बनवाया था, एक तो तेरी शादी नहीं हो पा रही। बापू, मेरी शादी बाद में हो जाएगी, अभी भाभी का सपना पहले है। ससुर उन गहनों को बेचने जाता है। देखो, इस पुराने गहने के बदले 50,000 दे सकता हूँ।
अरे लेकिन मुझे 5 लाख की जरूरत है सुनार जी। तो अगर कुछ और गिरवी रखने को हो तो दे दो। जब राधेश्याम को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो अपने घर को दांव पर लगा लेता है और पैसे ले आता है। पूरा ससुराल उन्हें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आता है। अच्छा माँ जी, बाबू जी, हम चलते हैं। विजय भव बहू, जाओ और अपना सपना पूरा करो, भारत का परचम लहरा कर आना। दोनों बॉर्डर पर चली जाती हैं। देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। सुनार कर्ज न भरने के चलते उनके घर पर कब्जा कर लेता है। एक ही पल में गरीब ससुराल वाले रास्ते पर आ जाते हैं और भटकते भटकते रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, जहां रेलवे स्टेशन मुसाफिरों से भरी हुई थी और कुछ लोग खाना पीना बेच रहे थे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तकदीर हमें यहाँ लाकर पटक देगी। पुश्तों का घर आंखों के सामने छिन गया हमसे जान की। अजी मत रो, हम गरीबों के आंसू पड़ेंगे। उस सुनार को मेरी बेटिया के गहने भी रख लिए और 5 लाख के बदले हमारा कई लाखों का घर भी जब्त कर लिया उसने। बदहाल गरीब बेघर ससुराल वाले प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे कि तभी एक पुलिस वाला डंडा घुमाते हुए आकर उन सब पर रौब झाड़ने लगता है। चल बे बुढ़ाओ, चल उठ जा यहाँ से। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? उम्र देखकर तो बात करो, वो तुम्हारे बाप समान है। अबे ओ खुसट बुढ़िया, ज्यादा जुबान चलाई ना तो अंदर डाल दूंगा। एक तो तुम सब बिना प्लेटफॉर्म टिकट के यहाँ बैठे हो। ये सुनकर दोनों भाई लाचारों की तरह पुलिस वाले के पैर में गिर जाते हैं। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिएगा, हम चले जाते हैं। पूरा ससुराल वहां से उठकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाता है तो टीटी उन्हें भगा देता है। तब उन्हें पटरी के किनारे कुछ गरीब लोगों की झोपड़ी बसी दिखाई देती है और वो भी वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। इधर अपने गरीब ससुराल वालों के दुखों और परिस्थितियों से अनजान दोनों फौजी बहुएं अपने फर्ज को बॉर्डर पर निभा रही थीं। फौजी अपूर्वा, फौजी वसुधा, आपने जोश के साथ जंग लड़ी, वेल डन। थैंक यू सर। अब बॉर्डर के हालात बेहतर हैं, इसलिए सभी फौजियों को छुट्टी दे दी गई है। आप भी जा सकती हैं। थैंक यू सर। वसुधा जल्दी से चिट्ठी लिख कर डाल देती है। बेटा एक बार जाकर पता करके आ जाता, कहीं बहू ने कोई चिट्ठी ना भेजी हो। आज तेरे बदले तेरे पिताजी पानी की बोतल बेच लेंगे। चल पारुल, हमको भी तो रेलवे स्टेशन पर झाड़ू मारना है। दीपेंद्र अपने पुराने वाले घर की जगह जाता है जहां चिट्ठी आई होती है। बहुओं को उनके रेलवे स्टेशन पर तकलीफ में रहने की सच्चाई पता न चल जाए, इसलिए वो थोड़े दिन के लिए किराए का एक घर लेते हैं। दोनों जैसी फौजी की वर्दी में आती हैं तो आंसुओं से भरकर पूरा ससुराल स्वागत करता है। आओ आओ मेरी बहादुर बहू, तुम्हारा स्वागत है। माँ जी ये क्या, आप सब हमारा अपना घर होते हुए उसे छोड़कर यहाँ किराए पर क्यों भटक रही हैं? वो क्या है ना बहुओं, पुश्तैनी मकान था, इसलिए घर की छत टूट गई है, उसी की मरम्मत चल रही है। तब तक के लिए यहाँ हैं हम। राधेश्याम ऐसे कह तो देता है, लेकिन दोनों फौजी बहू ससुर की हिचक को भांप जाती हैं। थोड़े दिन बाद वो फिर से बॉर्डर पर लौट जाती हैं और गरीब ससुराल वाले रेलवे स्टेशन की उसी गंदगी में आकर रहते हैं। गुजरती पलों के साथ एक बार फिर से 15 अगस्त आता है। दिन रात की बारिश के चलते रेलवे स्टेशन की पटरी पानी से भर जाती है, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जहां दोनों भाई कुली बनकर सामान उठाते, सास ससुर ननद खाना पीना बेचते थे। इस बीच 6 महीनों में दोनों फौजी बहुएं अच्छे खासे पैसे कमा लेती हैं। सबके लिए तोहफे खरीद लिए हैं, फिर भी हमारी तनख्वाह बची हुई है, इसे माजी बाबूजी के हाथ में देंगे। इस बार तो हमने अपने आने की खबर भी उन्हें नहीं दी है। जब सब हमें देखेंगे तो कितने खुश होंगे। दोनों बहुएं पुलवामा से ट्रेन पकड़कर अपने देश अपने गांव आती हैं, पर जैसे ही दोनों रेलवे स्टेशन पर उतरती हैं तो अपने गरीब ससुराल को बुरे हालातों में देखती हैं। समोसे समोसे, गर्मा गर्म समोसे। पानी की बोतल, पानी की बोतल, ठंडा पानी बोलो भैया। तो वहीं दूसरी तरफ बरसात की छींटों से बचने के लिए खाना बनाते वक्त सास का हाथ बार बार जल जाता। ऐसा दुख भरा दृश्य देखकर दोनों फौजी बहू का दिल भर आता है और वो वहां फूट फूट कर रोने लगती हैं। अमीर लोग दोनों के पतियों को पैसों के बदले में गंदी गंदी गाली दे रहे होते हैं। ये पकड़ 5 रुपए, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। साहब जी, सामान इतना भारी है, आखिर प्लेटफॉर्म से यहाँ तक लेकर आया हूँ और अब 5 रुपए पकड़ा रहे हैं, ज्यादा नहीं तो 10 तो दीजिए। अबे साले जाता है कि नहीं? 2 कौड़ी का कुली। आदमी उसे धक्का मार देता है, जिससे दीपेंद्र रेलवे स्टेशन पर पड़े कीचड़ में गिर जाता है। लोग भीड़ लगा लेते हैं। जा तो रहा था साहब, धक्का क्यों मार दिया? तभी दोनों फौजी बहू आकर उसे कानून सिखाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन्हें ऐसे धक्का मारने की? अरे मैडम, ये मेरा पर्स मारने वाला था।
झूठ। गरीब भले ही अपनी मेहनत की आधी रोटी खाते हैं, लेकिन चोरी नहीं करते। माफी मांगो वरना फौजी हूँ, माफी मंगवाना जानती हूँ। माफ कर दो भाई। आदमी वहां से चला जाता है। बहू, आज तूने अपने गरीब ससुराल वालों की छाती चौड़ी कर दी, वरना तो इस रेलवे स्टेशन पर रोज ही किसी न किसी गरीब का तमाशा बनता है। बाबूजी, आप लोग इस रेलवे स्टेशन पर क्यों रह रहे हैं? इतने दुखों में होकर हमें बताया क्यों नहीं? तब जानकी रो रो कर शुरुआत से उन्हें सब कुछ बताती है। अपने गरीब ससुराल वालों पर गुजरे जुल्मों सितम को सुनकर दोनों फौजी बहू का दिल फट जाता है। आप लोगों के साथ इतना सब कुछ बीत गया और आपने हमें बताया नहीं। बस अब और नहीं। दोनों बहुएं अपनी कमाई से परिवार के रहने के लिए घर लेती हैं और रेलवे स्टेशन के दुख भरी जिंदगी से ससुराल वालों को निकाल लाती हैं। और अब वो हर महीने उन्हें मनी ऑर्डर भी भेजा करती थीं, ताकि फिर कभी दोबारा से उनके गरीब ससुराल वालों पर ऐसी दुख मुसीबत ना आए।